हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा सेशन लेकर आ गया हूँ जीन पियाजे की थ्योरी। और आप सभी जानते हैं कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरियों में से एक है टीचिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप सभी ये भी जानते होंगे कि जो सी टेट है, यूपी टेट है और आने वाले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं आपको। इसलिए जो थ्योरीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना उनको, क्योंकि साइकोलॉजी डिपेंड होती है थ्योरीज पर। और इसलिए जो जीन पियाजे की थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे और ऐसे ही नेक्स्ट टाइम मैं आपको वन बाय वन जो थ्योरीज होती हैं वाइगोस्की की, पियाजे की, ब्रूनर, नेक्स्ट जो थ्योरीज हैं मैं आपको बताते रहूँगा। बट आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा और आज समझेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एंड में कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं सी टेट के, जो कि अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे जब आप इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थ्योरी का नाम आप सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यानी कि कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी है। जो पियाजे थे इन्होंने कॉग्निशन से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाता संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये इनकी कुछ ऐसी ही इम्पोर्टेंट बुक्स थी जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, पर अगर आप यूपी टेट दोगे या फिर डीएसएसबी का एग्ज़ाम दोगे तो इनमें ज़रूर आपको एक बुक देखने को मिलेंगी। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट में अब इनकी जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनके कुछ अदर नेम भी बताए गए हैं, वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। बौद्धिक विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी भी इनकी जो थ्योरी है कॉग्निशन डेवलपमेंट की वो भी इनको कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहा जाता है इन्हीं की थ्योरी को। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बेहवियरिज्म यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत भी इन्हीं की थ्योरी को कहा जाता है। एक क्वेश्चंस आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 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 हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है, यानी कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, उसके जनक कौन है? उसके जनक भी हमारे जीन पियाजे ही हैं। नेक्स्ट है, जब जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने चार थ्योरीज़ के बारे में, चार अपनी थ्योरी के बारे में, चार स्टेजेस के बारे में जिक्र किया था, मतलब बताया था कि जो बच्चा है उसका जो विकास होता है, जो उसकी अवस्थाएं होती हैं, उसकी स्टेज होती हैं, वो चार प्रकार की होती हैं। पहले इन्होंने बताया था कि सेंसरी मोटर स्टेज से गुजरता है बच्चा, यानी कि संवेदी गामक या फिर इंद्रिय गतिक अवस्था। और नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज होती है। और थर्ड इन्होंने स्टेज बताई थी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लास्ट बताई थी इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन स्टेज, यानी कि औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक काल। ये इन्होंने चार स्टेजेस में डिवाइड की थी बच्चे के पूरा डेवलपमेंट एडोलेसेंस पीरियड तक। इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं इन्हीं चारों स्टेज से गुजरते हुए डेवलप करते हैं। आइए अब इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो थ्योरी के अंदर जो चार स्टेजेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इनकी थ्योरी में, जो उनकी स्टेजेस हैं, इनकी स्टेजेस से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले इनकी स्टेजेस आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी, वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को ही संवेदी गामक व्यवस्था कहते हैं या फिर इंद्रिय गतिक काल भी कहा जाता है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो वर्थ टू 2 साल है, यानी कि 0 से 2 साल तक ये स्टेज चलती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, जो लर्निंग करते हैं, वो अपने इंद्रियों यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, देखना, सुनना, स्मेल, टच, इनके थ्रू ही सीखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आता है, एक टर्म आती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है वो भी इसी अवस्था के अंदर, इसी स्टेज के अंदर आता है। इसे हिंदी में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी कहा जाता है। ये होता क्या है, इसको शॉर्ट में जीटीवी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका कुछ न कुछ इस गोल होता है। गोल किस टाइप का, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक जो बच्चा है वो दूध पी रहा है अपनी बोतल से, अगर आप उसकी बोतल को छीन लेते हैं तो वो उस बोतल को ढूंढ लेगा, देख लेगा वो कहाँ पर है। तो यही होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में आता है।
नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, इसी के अंदर जो बच्चे के अंदर जो टूटे हुए खिलौने होते हैं उनको जोड़ने की एक ललक होती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इसी स्टेज के अंदर होती है। जब आपने कई बार देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो 2 साल का या 1.5 साल का बच्चा कुछ तोड़ देता है या फिर गिर जाता है, उसकी हाथ से टूट जाती है तो उसे जोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि जो टूटे हुए खिलौने होते हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है, इसी अवस्था में ऐसा होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि 18 माह यानी 1.5 साल का जब बच्चा होता है उसमें एक जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये ऐसे समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। मान लीजिए अगर आप बच्चे के सामने खिलौने खेल रहे हैं, आप खुद खेल रहे हैं और उस खिलौने के बाद आपने उसको पीछे छुपा लिया अपने, तो आप बच्चा जो हो देखेगा और आपने कह दिया कि वो चले गया या यहाँ से गायब हो गया, तो बच्चा वो है आप उस खिलौने को देखेगा, आप वो खिलौना कहाँ गया। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर में आ जाती है स्टूडेंट में, बच्चे में। अब नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के अंदर बच्चे के अंदर जीववाद यानी कि एनिज्म की फीलिंग आ जाती है, एनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बनने लगता है। एनिज्म में होता क्या है, एनिज्म का मीनिंग होता है कि जो निर्जीव वस्तु होती हैं, निर्जीव वस्तु जो होती है उन्हें बच्चा जो सजीव समझने लगता है, मतलब कि इनमें सजीव समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी भी देखा होगा कि जो बच्चा जब रोता है तो उनकी मदर जो है ज़मीन पर हाथ मार देती हैं या फिर थोड़ा सा थप्पड़ सा मार देती हैं, तो बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि जो ज़मीन है उसको भी चोट लगी और उसको भी मार पड़ी। यानी कि बच्चे के अंदर जो एनिज्म होता है वो आ जाता है प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज है वो 2 से 7 तक चलती है, आप सभी जानते होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है, इसी अवस्था के अंदर प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर ही बच्चे के अंदर जो इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि जो एपल्टावली का मीनिंग होता है, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा उनका जो कॉग्निशन लेवल ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है 2 से 7 साल की एज में। तो जो बच्चे होते हैं उनके, अगर मान लीजिए आपने एक बोतल बच्चों को दिखाई, एक बोतल के अंदर 1 लीटर पानी है और एक कटोरा है उसके अंदर भी 1 लीटर पानी है, तो बच्चा जो है जो लंबी सी बोतल है उसको ही समझेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है बजाय कि जो उसमें कटोरे में। यही होता है बच्चे के अंदर, जो इरेसिबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, वो हमारा आता है इसी स्टेज के अंदर। नेक्स्ट होता है कि बच्चे का जो इसी स्टेज के अंदर जो चिंतन का अभाव यानी कि एब्सेंस ऑफ जो कंजर्वेशनल थॉट की, मतलब जो चिंतन का अभाव होता है, यानी कि बच्चा ज़्यादा नहीं सोच सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नॉर्मल है 2 से 7 साल की एज के अंदर बच्चे का जो माइंड होता है इतना डेवलप नहीं हो पाता है इसी स्टेज के अंदर तक, 2 से 7 ईयर तक। नेक्स्ट है जो अहम केंद्रिता कह सकते हैं या फिर अहम केंद्रित भी कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश में ईगोसेंट्रिज्म स्पीच थिंकिंग कहते हैं, वो भी इसी स्टेज के अंदर डेवलप हो जाता है। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स जो ईगोसेंट्रिक स्पीच का मीनिंग क्या होता है, बच्चा जो है खुद ही अपने आप से बात करता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो खुद ही अपने आप से बात करते हैं, अपने आप खेलते हैं, अपने आप से ही मतलब रखते हैं, दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने आप से ही मतलब है, उसी को ही हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म या फिर ईगोसेंट्रिज्म स्पीच, ठीक है। ये भी कहाँ पर आती है, कौन से स्टेज में आ जाती है, ये भी प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही आता है केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन है यानी केंद्रीकरण है, वो भी इसी स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। केंद्रीकरण का मीनिंग क्या होता है, केंद्रीकरण का मीनिंग होता है कि बच्चा किसी भी चीज़, किसी वस्तु हो कि कुछ भी हो, उसका सिर्फ एक ही जो एस्पेक्ट होता है यानी कि पक्ष, उसे कोई देख पाता है, उसको जान पाता है। मतलब क्योंकि इसका जो कॉग्निशन जो डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है, सिर्फ वो एक ही उसका पक्ष देख पाता है, ठीक है, तर्क नहीं कर पाता है, कहने का मतलब है। अब थर्ड स्टेज बताई है पियाजे जी ने, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसे हम मूर्त ठोस या फिर संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 7 से 11 साल की एज में होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा अब धीरे धीरे जो प्री ऑपरेशन में छोड़कर आया था, यानी जो प्री ऑपरेशन में तक नहीं कर पा रहा था, वो सारी चीज़ें मूर्त अवस्था में करेगा, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में सारी चीज़ें करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे के अंदर जो तर्क चिंतन होता है
बच्चे के अंदर जो तार्किक चिंतन होता है इसी अवस्था के अंदर, कि जो बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग होती है वो इसी अवस्था के अंदर, यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है इसी बच्चे के अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, पूरी तरह से नहीं आ पाती है बट स्टार्ट हो जाती है इसी स्टेज के अंदर। बच्चे जो हैं जो कॉन्क्रीट जो चीज़ें दिख रही होती हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, इनके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है। इसमें ही जो बच्चा होता है जो ठोस चीज़ें होती हैं, ठोस वस्तुओं को मतलब होता है जो बच्चा देख पाता है उनके बारे में चिंतन कर पाता है। अगर मान लीजिए उसके बारे में अगर कुछ उसके बारे में कुछ किताबें हैं सामने रखी हैं तो उनके बारे में बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है, बट जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उनके बारे में बच्चा नहीं सोच सकता है इसके अंदर, स्टेज के अंदर। और इसी के अंदर बच्चे के अंदर जो संरचनात्मक समस्या होती हैं, यानी कि जो हल करने के, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है इसी स्टेज के अंदर। बच्चा जो है सोचने समझने धीरे धीरे लगता है और हल्का हल्का तर्क यानी कि लॉजिक भी लगाने लगता है। और इसी अवस्था के अंदर ही हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया था प्री ऑपरेशनल के अंदर बच्चा जो है जो अपलटावली जो अवस्था थी, अपलटावली चिंतन होता वो नहीं कर पाता है, यानी कि लेकिन इसके अंदर जो हमारी अंदर रिवर्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर बच्चा जो है डिफरेंस पता नहीं कर पा रहा था कि किस बोतल में ज़्यादा पानी है या कटोरे में ज़्यादा पानी है। हालांकि दोनों में 1-1 लीटर पानी था, दोनों में इक्वल था, बट बच्चे को जो चीज़ लंबी लग रही थी उसी को वो ज़्यादा बता रहा था। बट यहाँ पर जो बच्चे का इतना चिंतन यानी कि उसकी जो इतना डेवलप हो चुका है कि वो समझ सकता है कि दोनों में ही इक्वल पानी है, क्योंकि दोनों में 1 लीटर है, कटोरे में हो या फिर बोतल में हो, दोनों में ही इक्वल पानी था। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ये थिंकिंग आ जाती है। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर कि जो भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है, यानी कि द एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज डेवलप इन दिस स्टेज। बच्चे के अंदर जो भाषा का यानी कि जो लैंग्वेज होती है और कम्युनिकेशन जो बात करने का और जो लैंग्वेज किस तरह से बात करना, ये सारी चीज़ें इस स्टेज के अंदर देखने को बच्चे के अंदर मिलती हैं। और जो बच्चा होता है विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। विकेंद्रीकरण का मीनिंग होता है कि यहाँ पर बच्चा अब खुद पर किसी एक पक्ष पर नहीं दिखेगा। अब बच्चा जो है किसी के एक एक्सपेक्ट्स पर निर्भर नहीं होगा। वो जो है बच्चा हर किस जो मान लीजिए किसी चीज़ को दोनों एक्सपेक्ट जितने भी उसके एक्सपेक्ट्स हैं यानी कि पक्ष उन सभी को देखेगा। लेकिन जो प्री ऑपरेशन में क्या पढ़ा था हमने, बच्चा जो है सेंट्रलाइज होता है यानी केंद्रीकरण होता है, उसमें बच्चे के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ के पक्ष को देखने की क्षमता होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही पक्ष देख सकता है किसी चीज़ के, किसी भी वस्तु के। अब नेक्स्ट है इसमें कि जो आत्म केंद्रता की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, यानी कि जो ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब अपने आप से ही मतलब रखना, किसी से मतलब नहीं रखना। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सोशल होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे के फ्रेंड होते हैं, आपने देखा होगा कि इसके जब 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं तो उनके फ्रेंड भी वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, साथ में खाना पीना खाते हैं। तो वहाँ से बच्चा क्या होता है, उस बच्चे के अंदर सेंट्रिज्म की जो फीलिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और थोड़ा बच्चा सोशल होते जाता है इसी स्टेज में। नेक्स्ट है इसके अंदर सारणीकरण, यानी कि जो सीरियलाइजेशन होता है, जो सीरीज़ होती है, यानी कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को, तथ्य हो या फिर कोई फैक्ट हो या फिर कोई भी थिंग हो या वस्तु हो, कोई भी हो, उन सभी को निश्चित क्रम में लगाना स्टार्ट कर देता है। मतलब धीरे धीरे वो क्रमबद्ध यानी कि सीरियल वाइज हर चीज़ को लगाना स्टार्ट कर देता है इसी स्टेज के अंदर। और नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन जो होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना या फिर किसी चीज़ को बांटना। यहाँ पर वो जो उसकी वर्गीकरण की भावनाएं हैं या वर्गीकरण की जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर बनने लगता है इसी स्टेज में। नेक्स्ट आती है, हमने अभी 3 स्टेज के बारे में पढ़ लिया। अगर फ्रेंड आपने अगर लाइक नहीं किया होगा अभी आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं कभी बनाऊं तो आपके पास आ जाए। और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी अपडेट आपको मिलते रहें मेरे इसी चैनल पर। नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी वो है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहा जाता है। इसकी जो एज होती है 12 to 18 होती है। एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है
अमूर्त चिंतन, यानी अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो दिख नहीं रहा है उसके बारे में भी थिंकिंग करने लगता है, समझने सोचने लगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर बच्चा जो चीज़ दिख रही हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में चिंतन कर सकता है, बट यहाँ पर क्या है, बच्चा जो नहीं दिख रही हैं उनके बारे में भी चिंतन कर सकता है। इतनी बच्चे के अंदर क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी आ चुकी होती है। और बच्चे के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, ये चीज़ क्यों है, कैसे है और कैसी होनी चाहिए, इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर वो ढूंढने लगता है। साइंटिफिक जो एटीट्यूड होता है बच्चे के अंदर वो भी आ जाती है पूरी तरह से। और बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, समस्या को किस तरह से, किस ढंग से, किस स्टेप से सॉल्व करना चाहिए, इन सभी का भी जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो बच्चे के अंदर आ जाती है। इसी और बच्चे के अंदर जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेवलप हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। और आपने सुना होगा अभी जो अपसारी चिंतन, जिसे हम अपसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन, जिसे क्रिएटिव थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है बच्चों के अंदर। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ही, नेक्स्ट आपको मैंने जो 4 स्टेजेस होती हैं उनके बारे में अच्छी तरह से समझाया है। और अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया है या फिर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट बारी में उसको समझाऊंगा आपको, अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा। तो ये चारों स्टेजेस थी। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने कुछ टर्म्स दी थी, अपनी जो उनकी थ्योरी थी उसमें कुछ टर्म्स के बारे में बताया। वो टर्म्स क्या थी उनके बारे में समझते हैं। उनकी टर्म्स थी कि एक बताया स्कीमा, स्कीमा के बारे में उन्होंने जिक्र किया अपनी थ्योरी के अंदर। स्कीमा बेसिकली क्या होता है, एक मानसिक संरचना यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर होता है। हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक मानसिक संरचना, किसी भी चीज़ को देखकर अपने मन अपने दिमाग में कुछ ऐसा चित्र बना लेता है, यानी कि वो उस चित्र को समझने के लिए, उस कंसेप्ट को समझने के लिए अपने माइंड में कुछ चित्र बना लेता है, वही स्कीमा होता है। अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ स्कीमा है क्या, जो स्कीमा होती है हमारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, और एक्सपीरियंस, ये सभी, इन सभी का ग्रुप जो होता है, इन्हीं का जो सेट ऑफ ग्रुप है वही हमारा स्कीमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने टर्म बताई थी, नेक्स्ट टर्म बताई थी, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है कि स्कीमा संगणक प्रक्रिया का मूल इकाई है, व्यक्ति के मस्तिष्क में उपस्थित सूचनाओं की संगठित संरचना, ज्ञान की संरचना स्कीमा कहा जाता है। यानी कि जो मैंने बताया वही है कि जो भी सेट ऑफ नॉलेज हो गया या ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, वही हमारा क्या होता है, स्कीमा होता है, जो कि बच्चे के अंदर और हर एक स्टेज में देखा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, जब बच्चा का जन्म होता है उससे पहले भी जब बच्चे का जन्म हुआ, वो जन्म लेने से पहले भी कुछ ना कुछ स्कीमास लेके आता है अपने साथ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है, बच्चे जो हैं अडेप्ट करके, ध्यान रखना कई बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है कि जो जीन पियाजे ने अडेप्टेशन का कंसेप्ट दिया था या एडजस्टमेंट का कंसेप्ट दिया था, तो दोनों में से आपको पजल करने के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको टिक करना है, अडेप्टेशन या अनुकूलन। अनुकूलन का मीनिंग होता है कि बच्चे जो हैं, बालक जो है वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, वही हमारा अनुकरण होता है। अनुकरण के द्वारा बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है, यानी कि सीखता है अडेप्टेशन के थ्रू। एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पियाजे ने नहीं दिया है, ये ऑप्शन में आएगा, बट आपको अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन पे ही क्लिक करना है। नेक्स्ट बताया उन्होंने, जो अनुकूलन होती है 3 प्रकार की, इन्होंने जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो सब प्रोसेस होता है, उन्होंने बताया कि जो अनुकूलन है, अडेप्टेशन है, उसमें 3 प्रकार की प्रक्रिया होती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और आपने सुना होगा एक संतुलन, बैलेंस भी होता है उसके अंदर, जिसे हम इक्विलिब्रेशन भी कहते हैं। तो पहला इसके अंदर दे रखा है आत्म सात्मीकरण या समावेशीकरण, इसे कहते हैं इंग्लिश में एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो उसकी प्रीवियस नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज कुछ नया जोड़ता है, अपनी जो नॉलेज है बच्चे की उस कुछ नया जोड़ता है, वही हमारा आत्म सात्मीकरण या फिर एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है
समायोजन या समंजन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है, इसके अंदर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज भी है, बच्चे ने जो नई नॉलेज वो भी है, और बच्चे ने जो नई नॉलेज के साथ कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ चेंजिंग करा है, वो हमारा क्या होता है, अकोमोडेशन, समायोजन होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है इसके अंदर संतुलीकरण, जिसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इक्विलिब्रियम होता क्या है, संतुलीकरण का मीनिंग होता क्या है? संतुलीकरण का मीनिंग होता है जब हम अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस बना देते हैं। जब बच्चे के अंदर बैलेंस आ जाता है, बच्चा समझने लगता है कि मैंने न्यू नॉलेज जो ली है और कुछ ऐड किया है, और ऐड करने के बाद कुछ मैंने मॉडिफाई भी किया है उसके अंदर, इन तीनों के अंदर बच्चे के अंदर बैलेंस करने की जो कैपेसिटी आ जाती है, इसी प्रोसेस को इक्विलिब्रियम कहा जाता है, संतुलीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए जीन पियाजे के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि पियाजे से ही रिलेटेड हैं और सीटेट में क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वेश्चंस है, आप देखेंगे, अगर आपको इसका आंसर है पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का डैश कर लिया है। यानी यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हुआ, मैंने आपको अडेप्टेशन में 3 चीज़ें बताई थी, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। इन तीनों में से कौन सी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको बताना है। तो आपके लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी होगा, क्योंकि बच्चे ने इसमें क्या किया, बच्चे ने इसमें न्यू नॉलेज जोड़ी। बच्चे के पास दाल चावल खाने की जो एक स्किल थी वो थी, प्लस उसने जो दाल और चावल को मिक्स करके खाना सीख लिया, यानी कि उसने कुछ नई इन्फॉर्मेशन जोड़ी। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, राइट आंसर हमारा होगा सी, यानी कि तीसरा जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसमें से जो ऑप्शन है, ए भाषा है, सामाजिक अनुभव है, या फिर परिपक्व है यानी मैचुरेशन है, या क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हमारा सामाजिक जो अनुभव है, यानी कि जो हमारे सोशल होते हैं, सोशल जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो पियाजे ने भाषा के बारे में भी बताया है और मैचुरेशन के बारे में भी बताया है और कहीं ना कहीं बच्चे एक्टिविटी के बारे में बताया है पियाजे ने, तो इसलिए इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो हमारा होगा सी, 2 होगा, यानी कि सामाजिक अनुभव। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब बच्चा नई नॉलेज जोड़ता है, यानी कि जो पुरानी नॉलेज के अंदर, प्रीवियस नॉलेज के अंदर कुछ नई चीज़ जोड़ता है, नई नॉलेज को जोड़ता है, नए ज्ञान को जोड़ता है, तो हम उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन को ही हिंदी में 2 नामों से जाना जाता है, आत्मसात्मकरण करना और अनुकूलन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हमारा सी। इसका राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख व कान हाथों से सोचते हैं, निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? आपने याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स। वही एज में जो बच्चा जो है कानों से यानी कि सेंसरी और उनका यूज़ ज़्यादा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसको राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, इंद्रजनित गामक स्तर, जैसे हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है इसके अंदर, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया। मैंने आपको अभी बताया था एसिमिलेशन के बारे में और अकोमोडेशन के बारे में। तो इसका राइट जो आंसर क्या होगा, बच्चा यहाँ पर नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ क्या कर रहा है, बदलाव भी कर रहा है।
बच्चा जो है यहाँ पर बदलाव भी कर रहा है। यहाँ पर इसको नोट करना है, बच्चा मॉडिफिकेशन कर रहा है। जब मॉडिफिकेशन करता है तो उसका कौन सा प्रोसेस होगा, वो होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हिंदी में कहा जाता है एसिमिलेशन, समायोजन। इसका राइट आंसर समायोजन होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा सेशन लगा आप कमेंट में बताएंगे, और लाइक अगर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। थैंक यू टू ऑल।